सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 को, यानी कि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। आपको पता है हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स बनाते हैं और बहुत आसान और सिंपल भाषा में पूरे चैप्टर को समझते हैं, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में बहुत ही बेहतरीन आंसर पेपर में लिख के आ सको और मार्क्स स्कोर कर सको। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेट होता हूँ आपके एक सब्सक्राइब करने से। और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल और टाइम सेविंग कंटेंट लाता रहूँगा, जिससे आप एग्ज़ाम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलो, तो आज हम अपना पहला जो टॉपिक है उसको करेंगे। हाँ, ये जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ से। और जितने भी पुराने चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। चलो, हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 के पहले टॉपिक से, जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब आप सबको इसका कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा कि न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर दूसरा मास इनटू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद फिर तीसरा हमारा एक्शन रिएक्शन। तो ये सब आपको पता होगा, लेकिन ये क्योंकि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स है तो थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स से रिलेट करके इस टॉपिक को फटाफट पढ़ लेंगे, ताकि अगर आपके पेपर में स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल आता है, आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा लॉ प्राइमरीली अप्लाई हो रहा है, तो आप उसका आंसर कर पाओ। या फिर अगर एक इमेज बन के आ जाती है और फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है एक एथलीट को, तो वो सारी चीजें आपको आज यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स यूज इन स्पोर्ट्स मूवमेंट्स। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम पढ़ के अप्लाई करके स्पोर्ट्स मूवमेंट को समझते हैं। और ये 3 पार्ट में हमारे डिवाइड होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में। ठीक है, तो एक एक करके विद एग्जांपल्स फटाफट इन लॉस को हम देखते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। 1 मिनट में चेक कर लूँ, आपको स्क्रीन विजिबल है? आपको स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। तो पहला लॉ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलता है ये? इट स्टेट्स दैट द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। यानी कि कोई भी एक मास है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर एक फिक्स पोजीशन पे रुका हुआ है तो वहीं पे वो रुका रहेगा, या फिर अगर वो कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो मूवमेंट करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल या फिर बाहरी फोर्स आके उसको चलने पे मजबूर नहीं करती या फिर रोकने की कोशिश नहीं करती है। और यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो कि आपको सब लोगों को पता होगा। बस इसको हम स्पोर्ट्स में अप्लाई करके देख लेते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? अ स्टेशनरी बॉडी विल स्टे एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, समझ गए। अ मूविंग बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्पीड अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू स्लो इट डाउन और चेंजेस द डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रुका हुआ है तो ये यहीं पे रुका रहेगा, जब तक कि कोई इसको आके लात नहीं मारेगा या फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको आगे रोकेगी नहीं। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं, चलो एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाइज टू स्पोर्ट्स लाइक इक्वेस्ट्रियन। अब देखो, मैं इसमें एक सिंपल एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने इसमें टफ एग्जांपल लिया है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे एग्जांपल्स आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि बेसिक एग्जांपल पूछोगे तो कोई भी बता देगा। इक्वेस्ट्रियन को क्या होता है? इसको हम लोग जनरली हॉर्स राइडिंग बोलते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इक्वेस्ट्रियन क्या होता है ना। तो हॉर्स राइडिंग को भी हम इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं, या फिर इक्वेस्ट्रियन को हम हॉर्स राइडिंग भी बोल सकते हैं। अब आपको पता है, जैसे कि एक हॉर्स मूव करता है तो उसके ऊपर जो एथलीट होता है वो भी साथ में मूव करता रहता है, वेयर द राइडर रिमेन्स इन मोशन अलॉन्ग विद द हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइडर पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, जो कि हॉर्स मूवमेंट कर रहा है, और वो जो हमारा एथलीट ऊपर बैठा हुआ है उसका भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अचानक से वो हॉर्स रुकेगा, लेकिन उस एथलीट का हल्का सा मूवमेंट सामने रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स अभी भी उस पर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से सडन मूवमेंट वहां पे हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जब घोड़ा रुक जाएगा तो एक टाइम पे आके वो एथलीट भी ऊपर उनके रुक जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है गेम को लेके, मैंने आपको बताया। अब एक इजी सा एग्जाम्पल देख लो। ये एक बॉल है, फुटबॉल है, ये अपनी रेस्ट की पोजीशन में है और ये रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल रोनाल्डो या मेसी आके इसको किक नहीं कर देते हैं। जैसे इन्होंने किक किया, ये बॉल अपनी जगह से मूव कर गई, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स आया, यहाँ पे एक तगड़ी सी लात आई जिसने बॉल को मारा और ये बॉल मूव करना शुरू कर गई। अब ये बॉल क्या करेगी? थोड़ी दूर तक जाएगी और फिर धीरे 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 आके एक जगह पे हॉल्ट कर जाएगी। अब कुछ लोग ये ऐसा अगर सोच रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई कोई दिखी नहीं, किसी ने आके तो रोका नहीं, कोई दीवार तो आई नहीं, तो क्यों रोका? तो फ्रिक्शन की मदद से, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, जो आपकी अर्थ पुल कर रही है उस पर्टिकुलर बॉल को, ये सब भी आपकी फोर्सेस के अंदर काउंट होंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर, जो कि बॉल को रोकने में मदद कर रही है। एरोडायनेमिक्स हो गए, हवा चल रही है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये बॉल आपकी आगे जाके रुक जाएगी। तो वो भी एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स हुआ जिसने उस बॉल को रोक दिया। ठीक है, तो पहला लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ये कहता है। सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ फोर्स बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स मास। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला याद कर लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है ये चीज? यहाँ पे बात हो रही है फोर्स की। तो जो सेकंड लॉ है आपका, ये फोर्स के ऊपर पूरा फोकस करता है, जहां पे बात कर रहा है, रिलेशन बता रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन का। अब देखो,
किसी भी चीज में अगर आप एक्सेलरेशन ज्यादा दोगे, ठीक है, अगर आप ताकत ज्यादा लगाओगे, स्ट्रेंथ ज्यादा लगाओगे, पावर ज्यादा दोगे, तो वो चीज आपको पता है कि ज्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे फोर्स से, कि अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन कम करोगे तो फोर्स कम हो जाएगी। अब एग्जांपल लेके बताता हूँ स्पोर्ट का, और अच्छी तरीके से समझ में आएगा और लिख पाओगे। मास की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के अगर हम वेट की बात कर ले, सिंपली अगर मैं बोलूँ, अगर हम उसके वजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कितना मास उसके अंदर है उसकी बात कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा मास होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, कि मास जितना ज्यादा होगा वो उतनी दूर कम दूर ट्रैवल करेगा, और मास जितना कम होगा वो उतना ज्यादा दूर ट्रैवल करेगा। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इफ टू अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास, कोई भी एक मास है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 2 किलो का एक हैमर है, ठीक है, हैमर थ्रो आपको पता होगा किस तरीके से हैमर थ्रो करते हैं, शॉर्ट पुट आपको पता होगा, जो बॉल होती है उसको हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है। नहीं तो इमेज आप देख लेना एक बार, मैं इमेज देख लेता हूँ मैंने क्या लगाई है। अच्छा, मैंने तो यहाँ फुटबॉल का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो शॉर्ट पुट आप समझ लो, एक 2 किलो की शॉर्ट पुट है जिसका इक्वल मास है, दो बॉल हमारे पास है 2 किलो की और 2 किलो की। अब एक जो इसको थ्रो कर रहा है वो है बॉडी बिल्डर, ठीक है, हट्टा कट्टा एकदम तगड़ा सा, और एक है यहाँ पे 8 साल का बच्चा। आप खुद बताओ इसको कौन ज्यादा दूर फेंकेगा, अगर वेट इक्वल है तो इसको कौन ज्यादा दूर फेंकेगा, ऑब्वियस सी बात है बॉडी बिल्डर। तो यहाँ पे जो फोर्स, जो एक एक्सेलरेशन लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, जो स्ट्रेंथ लग रही है, जो पावर लग रही है, अगर सेम वेट के ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो जो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, उस जो ज्यादा पावर लगा रहा होगा उसमें फोर्स ज्यादा आपकी कैलकुलेट होगी, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कि अब 8 साल के दो बच्चे हैं, एक चाइल्ड यहाँ है, 8 चाइल्ड नंबर 1, और एक आपका 8 साल का दूसरा बच्चा है, ठीक है। इनको अब दोबारा से शॉर्ट पुट फेंकना है, लेकिन अब एक को इसको फेंकना है 1 किलो का, और एक को इसको फेंकना है 5 किलो का। अब बताओ किसका दूर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 1 किलो वाला है ये ज्यादा दूर फेंक पाएगा, क्योंकि हमने बात करी थी जब मास कम होता है तो आपकी फोर्स ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मास कम होगा तो फोर्स आपकी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स आपकी ज्यादा होगी, तो प्रोपोर्शन जो है इसका आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे बात हो गई, इफ टू अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास, द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर फोर्स विल मूव फास्टर, ये हमने पहला एग्जांपल देख लिया। For objects with different mass but the same force, the object with lesser mass will move at a faster speed। ये हमने दूसरा एग्जांपल देख लिया कि भाई जो मास था वो कम था, और एक मास था वो ज्यादा था, लेकिन फेंकने वालों की स्ट्रेंथ एक बराबर थी, तो जिसका मास कम था वो ज्यादा दूर जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। In basketball, a shooter who has received the ball at strong position close to the ring will need to impart a relatively small amount of force to the ball to get into the ring, ठीक है। जैसे कि अब इसका एक एग्जांपल आप समझ लो, क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक बास्केटबॉल की रिंग बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी रिंग है, एक बास्केट बॉलर है जो कि यहाँ पे खड़ा है, और एक बास्केट बॉलर है जो कि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, हाफ लाइन के इधर। किसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे खड़ा है इसको यहाँ पे कम फोर्स लगा के बॉल को फेंकना पड़ेगा, और अगर ये यहाँ से बास्केट करना चाहता है तो इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल वहाँ पे आपका दिया हुआ है। चलो, फुटबॉल की बात कर लेते हैं भाई। अगर कोई छोटा बच्चा इस बॉल को हिट करेगा, कितना, अगर कोई 5 साल का बच्चा है वो इस बॉल को हिट कर रहा है, और यहाँ पे आपका मेस्सी इस बॉल को हिट कर रहा है, तो किसकी बॉल ज्यादा दूर जाएगी, ऑब्वियसली बात है मेस्सी की ज्यादा दूर जाएगी, क्योंकि उनको, उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, टेक्निक स्किल सारी चीजें उनकी बेटर है, तो वो इस बॉल को ज्यादा दूर तक फेंक लेंगे। अभी तक हम सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करेंगे, टेक्निक स्किल हमारे सेकेंडरी चीजें हो गई। स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा है वो इस पर्टिकुलर बॉल को, जिसका वेट इक्वल है इन दोनों बॉल का, तो उसको ज्यादा दूर फेंक देगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लिखना जरूरी है अपने एग्जाम में, एग्जाम्पल्स अच्छे से लिख के आना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इससे बना सकते हो। लॉन टेनिस का एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई एक में सेम रैकेट है, सेम बॉल है, एक जोकोविच मार रहा है और एक 10 साल का बच्चा मार रहा है, तो भाई किसकी सर्विस ज्यादा तेज होगी, जोकोविच की ज्यादा तेज होगी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। चलो, थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कोई एक चीज हुई है तो उसका अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर आप एक एक्शन करोगे तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। अ हायर जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजेस हिज बॉडी विद अ मच ग्रेटर फोर्स देन अ लूज सरफेस लाइक सैंड। अब ये एग्जांपल देखो अच्छा है, इजी एग्जांपल्स भी हैं, एक एग्जांपल भी अच्छा है। अगर कोई एक हाई जंपर है जिसको हाई जंप करना है, ठीक है, जिसको ऊपर से कूदना है, ये अगर एक यहाँ पे मानो पोल लगा हुआ है, एथलीट को आना है और फिर इसके ऊपर से जंप करना है, तो यहाँ पे क्या सरफेस होना चाहिए, क्या यहाँ पे एक हार्ड सरफेस होगा तो वो अच्छा जंप करेगा, या फिर अगर यहाँ पे बालू होगी तो वो अच्छा जंप करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो हार्ड सरफेस होगा वो उस पर ज्यादा अच्छा जंप करेगा। और ये एग्जाम्पल है एक्शन और रिएक्शन का, कि वो एथलीट दौड़ते दौड़ते आएगा, यहाँ से जंप अपनी क्रिएट करेगा, वो एक्शन लगाएगा नीचे की तरफ, और ये ग्राउंड उसको वापस से रिएक्शन देगा, और ये फिर यहाँ से
जंप करके इसको क्रॉस करेगा। वहीं अगर हम सैंड की बात करेंगे, बालू होगा, लूज सरफेस होगा, तो फिर ये सही से जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्विमिंग इसका बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। स्विमिंग में जब आप हाथों को अपने पीछे करते हो, पानी को पीछे की तरफ पुल करते हो, तो वही पानी आपको दोबारा आगे की तरफ फेंकता है। तो ये एक इजी एग्जाम्पल हो गया, और एक ये हाई जंप वाला इसका और बेटर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ और गेम्स की बात कर लेते हैं, जैसे सॉकर की हमने बात कर ली। व्हेन अ सॉकर बॉल इज किक्ड इनटू द एयर, ग्रेविटी पुल्स इट बैक टू द ग्राउंड। तो ये हमने ऊपर बात करी थी, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया का। इट कंटिन्यूज टू रोल अंटिल फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्रास एंड एयर रेजिस्टेंस स्लो इट डाउन। तो जब तक कि एयर, ग्रास, ग्रेविटेशनल पुल उसको रोक नहीं देगी, वो मूव करती रहेगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल हो गया। बास्केटबॉल का देख लेते हैं। इफ अ सॉरी बेसबॉल का, इफ अ बेसबॉल प्लेयर हिट्स अ बॉल विद डबल द फोर्स, द बॉल विल एक्सेलरेट एट अ हाई रेट इज द डबल द ओरिजिनल रेट। ठीक है, डबल स्पीड में जाएगी। ये हमारा क्या है, ये हमारी बात हो गई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा कर दिया है, तो फोर्स भी हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। स्प्रिंट की बात कर लेते हैं। रनर्स रनिंग एट टॉप स्पीड पुल देमसेल्व्स बैकवर्ड एंड स्लोली डिक्रीज देयर स्पीड सो दे डोंट फॉल। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे आपका काइंड ऑफ पहला जो, अच्छा देखो एक चीज समझो, ये जितने भी गेम्स हैं इन सब में सारे ही लॉज अप्लाई होते हैं। बात ये होती है कि प्राइमरीली कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अब अगर हम बात कर दो, अगर मैं स्विमिंग का एग्जांपल आपको दे देता हूँ, इस चीज को समझना। अगर मैं स्विमिंग का आपको एग्जांपल दूं, तो आप इसमें क्या बोलोगे, इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मेनली क्या हो रहा है कि एक एथलीट पानी को पीछे फेंक रहा है, और फिर पानी उस एथलीट को आगे की तरफ रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर उसको आगे थ्रो कर रहा है। लेकिन क्या इसमें सिर्फ थर्ड लॉ ही अप्लाई हो रहा है? क्या इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं हो रहा? क्योंकि अगर स्विमर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो मूव कर रहा है। अगर वो रुक जाएगा तो फिर तो वो रुका रहेगा। बहुत सारी फोर्स है, बायंसी फोर्स है जो उसको ऊपर रखेगी पानी के, बहुत सी चीजें अप्लाई कर रही हैं, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया में भी आ गया। सेकंड वाला, भाई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एथलीट होगा, जितना ज्यादा तेज पीछे पुल करेगा, उतना ही ज्यादा पानी भी उसको आगे पुल करेगा। तो सेकंड लॉ भी इसमें अप्लाई हो रहा है। तो देखो, अप्लाई सारे लॉ होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि मेनली कौन सा लॉ उसमें वहां पे काम कर रहा है। इसी केस में ये जो रेसर वाली बात है, और ये अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया मेनली काम हो रहा है, क्योंकि वो एक फोर्स लगा के खुद को पीछे की तरफ रोक रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें थर्ड लॉ भी है कि वो एक्ट कर रहा है, तो उसका रिएक्शन उसको देखने को मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट लॉ यहाँ पे प्राइमरीली हो जाएगा। बास्केटबॉल की बात करते हैं। When a shot is taken, gravity acts on it like a parabolic path. It slows down due to air resistant fluid friction. तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सेकंड लॉ का, सॉरी फर्स्ट लॉ का। ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है और आपकी बॉल जो है वो स्लो हो रही है। Equestrian, the rider remains in motion with the horse, but when the horse suddenly stops, the rider's upper body continues to move forward to the inertia. तो ये भी आपका पहले लॉ का एग्जाम्पल हो रहा है, इसको हमने ऊपर देख लेते हैं क्रिस्टियन में। स्प्रिंटर की बात कर लेते हैं। When a sprinter pushes against the block pushes back with the same force. The force from the block helps the sprinter move forward with its full energy. तो ये क्या हो गया, ये एक्शन रिएक्शन की बात कर रहा है, थर्ड लॉ। स्विमिंग में ये तो थर्ड लॉ ही होगा, ऑब्वियसली बात है। स्विमिंग द हैंड एंड द आर्म स्ट्रोक अप्लाइज अ डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्स ऑन द वाटर. The water provides an equal and opposite reaction, keeping the swimmer afloat and propelling them forward. तो ये भी आपका थर्ड लॉ की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको इतने सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। आप इनमें से कोई सा भी एक अच्छा एग्जाम्पल अपने लिख सकते हो आंसर शीट में, जिससे बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आता है। ठीक है, देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बॉक्सिंग पंच है, इसमें देखो फर्स्ट लॉ भी इसमें काम आ जाएगा, या सेकंड लॉ इसमें आ जाएगा कि भाई जितनी तेज मारा सामने वाले को उतनी तेज लगेगी। जंपिंग ये आपका थर्ड में भी हो जाएगा कि एक्शन रिएक्शन है, ये जंप कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड पे एक्शन लगा रहा है, तो ग्राउंड इसको रिएक्शन दे रहा है। ये फर्स्ट लॉ का हो गया कि भाई पहला प्लेयर मार रहा है, या सेकंड लॉ भी इसमें आ जाएगा कि कितनी तेज मार रहा है। ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, टेनिस सर्व आपका सेकंड हो गया, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सलरेशन हो गया। रोइंग आपका एक्शन रिएक्शन में भी आ जाएगा कि भाई ये पीछे फेंक रहा है पानी को और पानी इसको आगे फेंक रहा है, या सेकंड भी आ जाएगा। ठीक है, जंपिंग में आपका थर्ड आ जाएगा, बाइसिकलिंग में आपका सेकंड आ जाएगा कि भाई जितनी तेज आप ताकत लगा रहे हो, जितनी तेज आप पैडलिंग कर रहे हो, उतनी तेज साइकिल आपके आगे जा रही है ना। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि प्राइमरीली कौन सा यहाँ पे एक्ट कर रहा है लॉ, और फिर बाकी तो आप इनमें बाकी सेकेंडरी और जो थर्ड इसमें लॉ अप्लाई हो रहा होगा वो आप इसमें हेल्प करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट हैपेंस टू अ राइडर इन इक्वेस्ट्रियन व्हेन द हॉर्स सडनली स्टॉप्स? द राइडर आल्सो स्टॉप्स इमीडिएटली ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नहीं, वहां पे फ्रिक्शन का काम अभी नहीं है। द राइडर्स अपर बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ठीक है, द राइडर्स लोअर बॉडी मूव्स बैकवर्ड व्हाइल द अपर बॉडी स्टेज स्टिल। ऐसा नहीं होता है। द राइडर इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम द, ऐसा भी नहीं होता। तो इनर्शिया की वजह से वो जो एथलीट है वो आगे की तरफ थोड़ी देर के लिए बेंड होता है और फिर वापस स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन स्विमिंग स्विमर्स हैंड एंड आर्म स्ट्रोक सप्लाइज, चलो ये आपको समझ में आ जाएगा, थर्ड लॉ की बात हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है बता देना। तो होमवर्क में या आपको कमेंट में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियो जल्दी आपके लिए अपलोड हो जाएंगे। कोई फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।